मई में ऐसा क्या होने वाला है जो आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहीं नहीं बताया। 12 साल के अंदर गुरु उच्च के होते हैं तो फाइनेंशियल चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। आने वाले समय की कोई बड़ी भविष्यवाणी। ये शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बोला। अगस्त ऋषि के साल में एक दिन दर्शन होते हैं आकाश के अंदर। अगर हम 7 साल तक ऐसा बार बार करते हैं, ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बन जाता है। कोई आपके पास आए और उसके सारे ग्रह खराब हो, उन स्थितियों में भी आप उसकी किस्मत बदल देंगे। यस, ऐसा बिल्कुल हुआ है। किन लोगों के पास पैसा नहीं आता है? अगर 12th हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ऐसा आएगा और जाएगा। करोड़पति बनना है, कैसे बनेगा और कितने दिन में? कोई भी व्यक्ति यदि रुद्राभिषेक करता है, मैं नहीं मानता कि उस शादियां नहीं टिक रही लोगों की आजकल। शादियां कैसे टिक जाएं? जैसे ही शुक्र अस्त होता है, उनके मैरिज में, उनके रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस देखे हैं। कौन लोग कंसीव नहीं कर पाते? राहु का 5th हाउस में होना, ये एक सर्प श्राप होता है। संतान सुख के लिए कौन सी रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं? यदि आप गोपाल मंत्र का अगर आप डेली पाठ करते हैं, खराब समय भी एकदम से सही होने लगता है। कौन से बच्चे होते हैं ऐसे जो एक समय पे आके माँ बाप से विमुख होने लगते हैं? रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जिन बच्चों का जन्म होता है, वो अपने कुल का धन भी नाश करते हैं और अपने कुल की मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि आपका बच्चा क्या बन सकता है। कौन से लोग हैं जिनके 99.99% पे जाके काम खत्म हो जाता है? यदि आपके नवम भाव का स्वामी चर राशि में होगा तो ऐसा व्यक्ति कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो, अगर ये उपाय कर लें। सूर्यास्त के आसपास में 4 बजे के बाद अगर हनुमान जी के पास जाते हैं और अपनी व्यथा, अपना दर्द हनुमान जी को बताते हैं। बुरी नजर से बचने का अचूक उपाय। 11 बार हनुमान अष्टक का पाठ कर 40 दिन में समझ में आ जाएगा कि वो काफी हो चुके हैं। कुंडली हमारे जीवन का क्या वाकई ब्लूप्रिंट है? 12 साल तक कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। राजयोग के साथ साथ कुछ अरिष्ट योग भी छुपे होते हैं, वो लाइफ में प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं और राजयोग फेल हो जाते हैं। आप नाक का जो ऐसे करके स्वर देख लीजिए, जो नाक चालू है वही कदम आप घर से निकलते हुए पहला कदम बाहर रख दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सारा कर्ज खत्म होने वाला है, आपकी कुंडली ये साफ बताती है कि आपकी इनकम कब स्पाइक होने वाली है, और ये कोई मोटिवेशन नहीं है बल्कि कैलकुलेशन है। आपकी कुंडली, आपके ग्रह, आपकी किस्मत के सारे तार जो उलझे हुए हैं वो सुलझा देती है। और आज इन तारों को सुलझाने का काम करेंगे बी माई ज्योतिष के वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर ललित शर्मा। और ललित जी की बातों में गैस नहीं, क्लैरिटी होती है। ठीक कहा मैंने? बिल्कुल ठीक। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो खुद ही दे देता हूँ। मैं ललित शर्मा बी माई ज्योतिष से हूँ और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और करीब 12 या 13 वर्षों से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। ठीक है। और इस एस्ट्रोलॉजी में मैंने एस्ट्रोलॉजी को मतलब प्रैक्टिकल रूप से देखा है और जिया है। ठीक है, ठीक है। अब जो बात आपने अपने लिए कही ना ललित जी, ये बातें कहने वाले, दोहराने वाले सोशल मीडिया पे ढेरों हैं। हम ललित शर्मा की कही गई बातों पे यकीन क्यों करें? बड़ा और पहला रीजन। तो सबसे पहला रीजन क्योंकि मैं यहाँ पर काफी सारी होरोस्कोप को रीड करके आया हूँ और करीब अराउंड 10 से 15 हजार होरोस्कोप मैंने रीड कर लिए हैं। इतना, और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे साथ है। अच्छा। तो जब आप किसी की होरोस्कोप रीड करते हैं तो उनकी प्रैक्टिकल बातें सुनते हैं तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस आपके साथ आता है। आप उनकी गहराइयों को समझने का और उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से गाइड करने का एक अच्छा, मतलब एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी आप काम कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आप लौंग, इलायची, तेजपत्ता, कपूर, फिटकरी का उपाय नहीं बताएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं एक प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी हूँ। जो वेदों में लिखा या फिर जो ऋषियों ने कहा उससे संबंधित मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आज बहुत सारी बातें हैं जो मैं अलग ढंग से आपसे समझूंगा जी। लेकिन पहली प्रेडिक्शन अगर मैं आपसे समझना चाहूं, अप्रैल खत्म हो गया जी, अब मई में ऐसा क्या होने वाला है जो आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहीं नहीं बताया, तो ललित मुझे बताएंगे। देखो, ये सारी बातें, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है और ये जो विषय पूछा है आपने, ये संहिता ज्योतिष से संबंधित है। संहिता का मतलब होता है कि देश में ऐसा क्या होने वाला है, ऐसी क्या बड़ी घटना घटने वाली है जिसका इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ेगा। तो सबसे जो मेरे को इम्पोर्टेंट नजर आया है कि 12 साल के अंदर, जैसे कि गुरु जो है अभी 12 साल के अंदर कर्क राशि में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे। और जब भी गुरु उच्च के होते हैं तो फाइनेंशियल चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो ये जो गुरु का उच्च का होना
एक फाइनेंस के सेक्टर में और खास तौर से रिलीजियस के सेक्टर में काफी ज्यादा गेन देखने को मिलेगा आपको। तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कहते हैं और आपने भी बताया कि आपका इतना एक्सपीरियंस है कि जो आपको भीड़ से अलग करता है। बिल्कुल। लेकिन आने वाले समय की कोई बड़ी भविष्यवाणी जो आप आज बताने जाएं और जिसको हम नोट कर लें और जब नहीं हुई तो फिर हम आपसे पूछ भी लें कि क्यों नहीं हुई। तो ये भविष्यवाणी नहीं, ये आप लोगों के लिए एक सूचना है। अच्छा। जो शायद किसी और ने नहीं दी होगी। ये सूचना है एक ऐसे ऋषि की जिनका मतलब रामायण में भी बहुत जिक्र आता है और सभी लोगों में से काफी लोग इनके बारे में जानते होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ अगस्त ऋषि की। अगस्त ऋषि के साल में एक दिन दर्शन होते हैं आकाश के अंदर। ये शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बोला अभी आपको। और ये दर्शन इस साल के मतलब हर साल में जैसे सितंबर के आसपास में जब सूर्य पर्टिकुलर एक डिग्री पर आता है तो वो उस समय हम अगस्त ऋषि के दर्शन दक्षिण दिशा की तरफ में दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा विधान है यदि अगस्त ऋषि के दर्शन करने पर हम जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं, जल अर्पण करते हैं, यदि हम अगस्त ऋषि को अर्घ देते हैं या उनको जल अर्पण करते हैं तो अगस्त ऋषि प्रसन्न होकर हमें कुछ हमारी अरिष्ट के लिए या फिर हमारे रोग शांत करते हैं। और यदि अगर हम 7 साल तक ऐसा बार बार करते हैं तो ऐसा शास्त्रों में विधान है कि ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बन जाता है और मतलब एक तरीके से राजतुल्य मतलब योग उसके कुंडली में आ जाते हैं या फिर राजतुल्य वो योग भोगता है। तो ये शायद अभी तक आपको नहीं बताया हो किसी ने कि अगस्त ऋषि के दर्शन आप आकाश में दक्षिण दिशा की तरफ करके अर्घ दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या क्या बदलाव जीवन में आ जाएगा? मैं समझता हूँ एक तो सबसे पहले जिन लोगों के जो लोग रोग से लड़ रहे हैं तो सबसे पहले उनके रोग शांत होंगे। और जिन लोगों को प्रॉस्पेरिटी चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो जाना चाह रहे हैं या फिर सरकार से संबंधित कुछ वो काम करना चाह रहे हैं, अच्छा। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप कुंडली को पढ़ने में उसे बांचने में एक्सपर्टीज रखते हैं। बिल्कुल। कुंडली हमारे जीवन का क्या वाकई ब्लूप्रिंट है? बिल्कुल। कुंडली अगर हम वास्तविक रूप से देखेंगे तो कुंडली एक वो नक्शा है जो आपके जन्म के समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति थी वो नक्शे को अगर हम फोटो के रूप में खींच लें तो ये तो आपके कुंडली में वो नक्शा आपका बन गया। उसके अंदर जो योग बनते हैं, जो दशाएं आपकी मिलती हैं, उसके हिसाब से ही आपकी पूरी लाइफ का पैटर्न आगे तक बढ़ता है। तो मैं अपनी कुंडली से अपने जीवन के कितने साल पहले से जान सकता हूँ? शास्त्रों में कुछ विधान है जैसे कि 12 साल तक ऐसा बोला गया है कि 12 साल तक कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्यों ऐसा बोला गया है कि ऐसा बोला गया कि 0 से 4 साल तक का जो वर्ष होते हैं वो नेटिव के मतलब जो बच्चा होता है उसके खुद के कर्म की वजह से वो दुख भोगता है, दुख भी भोगता है, सुख भी भोगता है। और 4 से जो 8 साल तक का जो समय है वो पिता के किसी मतलब पिता के कर्म के कारण वो दुख भोगता है। और 8 से जो 12 साल तक का जो समय है वो माता के कर्म के द्वारा वो दुख भोगता है। तो ये पूरा जो 12 साल तक का वर्ष है, इसके बाद में अगर आप अपनी कुंडली अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं तो ये ज़्यादा साइंटिफिक भी है और इसमें काफ़ी अच्छा एस्ट्रोलॉजर गाइड कर सकता है ये इस बच्चे के बारे में कि आगे जाके भविष्य में ये बच्चा क्या बन सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन कुंडली में जो लिखा है वो तो होगा। बिल्कुल। फिर एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे बीच में? नहीं, कुंडली एक ऐसा कुंडली में जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें कुंडली में फिक्स हैं, उसको आप नहीं बदल सकते। अच्छा। आप कुंडली में जैसे कि अगर सिंपल भाषा में अगर समझें तो आप किस घर में पैदा होंगे, कौन आपका भाई बहन होगा और कौन आपके माता पिता होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये प्री डिसाइड है। ये प्री डिसाइड है। लेकिन आप जिस घर में पैदा हुए हैं अगर आप उस पैटर्न को समझते हैं और आपकी कुंडली को समझते हैं तो कभी कभी कुंडली में कुछ डोर होते हैं, अगर उस डोर को आपने पकड़ लिया कि ये डोर आने पर या अगर वो दरवाजा ओपन होता है और आपने उस समय अगर कुंडली में अपने आप को उस डोर में जाने लायक बना दिया तो वो कुंडली आपके लिए कुछ एक ऐसा पैटर्न खोल देती है जो आप मिस करते हैं लाइफ में। अच्छा जी। लेकिन कई लोगों की कुंडली में मैंने देखा है और खुद एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं कि भाई आपकी कुंडली में तो राजयोग है लेकिन खाने के लिए घर में पैसे नहीं होते। जी। तो ये कौन सा राजयोग है जो एस्ट्रोलॉजर को दिखाई दे रहा है और उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है जो बेचारा मुफलिसी में जी रहा है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मैं इस चीज को काफी ज्यादा लोगों की एस्ट्रोलॉजी मतलब जो रीडिंग्स होती हैं उसमें मैं इस चीज को काफी मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है इस प्रश्न को। जनरली होता क्या है कि लोग राजयोग तो देख लेते हैं लेकिन अरिष्ट योग नहीं देखते, प्रॉब्लम नहीं देखते। अच्छा।
जनरली होता क्या है कि राजयोग के साथ साथ कुछ अरिष्ट योग भी छुपे होते हैं, और अरिष्ट का मतलब है प्रॉब्लम्स। वो लाइफ में प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं और राजयोग फेल हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ऋषियों ने, खास तौर से वराहमिहिर ने, हमारे ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर ही एस्ट्रोलॉजी करने को बोला है। और सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। यदि सबसे पहले कुंडली में ये दो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होंगे तो बाकी सारे राजयोग काम करेंगे। अगर यही दोनों वीक हो गए तो राजयोग भी वीक हो जाते हैं। तो जिसकी कुंडली में राजयोग दिख रहा है उसको राजयोग का फल मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कि कुंडली में लोग, एक गज केसरी योग होता है। गज का मतलब हाथी, केसरी का मतलब शेर। ऐसा क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति हाथी जैसी प्रतिष्ठा और शेर जैसी चाल होगी, और जब ये योग बनेगा तो आपको मतलब अपने ही फील्ड में तो बहुत ज्यादा समृद्धि मिलेगी। इसको दो एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो एक नॉर्मल क्लास का मतलब में जन्म लिया जिसने, और एक ने बहुत हाई क्लास में जन्म लिया। नॉर्मल क्लास वाला व्यक्ति सम टाइम में जाके एक दुकान खोलता है, और हाई क्लास में जन्म लेने वाला व्यक्ति आगे जाके एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, उसने एक बड़ा बिजनेस खोल लिया। दोनों की कुंडली में राजयोग काम कर रहे थे, लेकिन अलग अलग घर में जन्म लेने की वजह से ये दोनों की दशाएं और जितना बड़ा मतलब जो योग प्राप्त होना था वो मिल गया इन्हें। लेकिन अगर यही राजयोग कुंडली में अरिष्ट भावों से जुड़ जाए, मतलब जो कुंडली में 6, 8, 12 जो भाव होते हैं वो थोड़ा सा मतलब खराब कहे गए हैं, तो ये राजयोग फेल हो जाते हैं। मतलब वो काम ही नहीं करते प्रॉपर, और उसमें लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, माना कोई आपके पास आए और उसके सारे ग्रह खराब हो या कुछ ग्रह खराब हो, उन स्थितियों में भी आप उसकी किस्मत बदल देंगे? ऐसा दुनिया में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता जो किसी की भी किस्मत ही बदल दे। अगर ऐसा कोई है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। किस्मत नहीं बदल सकते। आप उसको आईना दिखा सकते हैं कि ये तेरा आईना है, अब आगे चलना कैसे है ये जातक का काम है, ये उस व्यक्ति का काम है कि आगे चलना कैसे है। अगर खराब समय में आपने उस व्यक्ति को बारिश के समय में छतरी पकड़ा दी तो वो बच सकता है ना बारिश से। अगर आपको पता है कि ये रोड जाके उसको गड्ढे मिलेंगे या फिर ब्रेकर मिलेंगे, और आपने बता दिया उसको पहले से ही कि भाई इस रास्ते पे ब्रेकर मिलेंगे, तो वो संभल के गाड़ी स्लो चलाएगा या फिर हो सकता है रास्ता बदल देगा। यही काम है एस्ट्रोलॉजर का कि सही समय पर सही गाइडेंस देके उसका मार्गदर्शन करना। आप बदल नहीं सकते किसी चीज को। लेकिन मुझे आपसे ये भी समझना है कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स की भीड़ में मेरे व्यूवर्स कैसे पहचाने कि भाई ये सही वाला है, इसके लिए रेड फ्लैग है? अच्छा तो इसके लिए एक सिंपल है, जैसे कि बहुत से ज्योतिषियों को मैंने देखा है। सबसे पहले आप किसी की भी हॉरोस्कोप जब रीड करते हैं, सबसे पहले आप उससे जो भी जिसकी भी हॉरोस्कोप रीड करनी है उसके बारे में उसे सुनो, उसे पहचानो, उसे सुनो। जो लोग नहीं करते, सीधा प्रिडिक्शन देनी शुरू कर देते हैं। प्रिडिक्शन नहीं देनी है, जब तक आप उसके बारे में जानते ही नहीं है आप क्या बताएंगे उसके बारे में। तो ऋषियों ने कहा है कि आप जातक को पहले सुन लो, समझ लो क्या काम करता है, कैसा उसका मतलब चरित्र है, क्या है, तो बहुत सारी चीजें आपको हॉरोस्कोप रीड करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा, एक और बात ऋषियों ने बोली कि एस्ट्रोलॉजर कैसा होना चाहिए। एक तो सबसे पहले वो न्यायविद होना चाहिए, न्याय से बोले। दूसरा, मतलब मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। तीसरा, वो ऊहा पोहू और पटु होना चाहिए, मतलब लॉजिक लगाकर बात करे, विदाउट लॉजिक बात करके कुछ भी बोल दिया, इन सब चीजों से बचना चाहिए। जो जनरली मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजर गलती कर जाता है, और उसमें कई बार उसको मतलब एक तरीके से उसकी प्रेडिक्शन भी खराब होते हुए देखा। लेकिन बीते दिनों में हमने देखा है ललित जी की एस्ट्रोलॉजर्स की क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है, बड़ा डाउनफॉल आया है। कई सवाल उठते रहे और कई लोग कहते रहे भाई डराते हैं और डरा के अपना धंधा चमकाते हैं। वाकई आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर की क्रेडिबिलिटी जो होनी चाहिए मार्केट में उसमें डेंट लगा है? मैं इसी फील्ड से हूं, और अगर मैं इसी फील्ड से हूं तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं यस, ऐसा बिल्कुल हुआ है। इसका कारण है, अभी मैंने ऑनलाइन में देखा, जैसे ऑनलाइन में लोग बाग 5-5, 6-6 महीने में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करके आ जाते हैं, और एक सर्टिफिकेट कोर्स करके फिर लोगों को वो गाइड करना शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान होती तो मैंने आज 12 से 13 साल के सफर में अभी भी मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपसे कुछ सीख लूंगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि 5-6 महीने में तो एस्ट्रोलॉजी में खाली मैथमेटिक्स का षडबल, जिसमें 6 प्रकार के एस्ट्रोलॉजी का बल होता है, और वो प्रिडिक्शन को
डेप्थ देता है उसी के अंदर कुछ अवस्थाएं होती हैं। आपको पता, जैसे हम लोग सोते हैं जागते हैं, ऐसी प्लैनेट्स भी सोते हैं जागते हैं और शयन अवस्था में जाते हैं। इन सारी चीजों को डिटेल्ड में जब देखते हैं ना, जब पता लगता है कि ये यार इस एस्ट्रोलॉजर को कुछ तो डिटेल में पता है। अच्छा। इसलिए एस्ट्रोलॉजी हमेशा डिटेलिंग में देखते हुए ही करनी चाहिए। और ये जो 5-5, 6-6 महीने के कोर्स जो आजकल मार्केट में चल गए हैं, इसमें एस्ट्रोलॉजी बदनामी हो रही है, जो मैंने भी देखा। ये एक अच्छा, मतलब एस्ट्रोलॉजी के लिए एक विडंबना है। 99 रुपए में कोर्स हो जा रहा है। बिल्कुल 99 रुपए में कोर्स, वो कैसे हो सकता है? मैं 12-13 साल के करीब में मैंने नहीं देखा कि मतलब इतनी आसानी से मुझे सारा कुछ समझ में आ गया हो। सिर्फ 6 महीने तो कैलकुलेशन में लग जाते हैं। लेकिन अपने 12 साल के इस रिसर्च में ललित जी, आपको क्या लगता है कौन सा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसे अगर आपने सही कर लिया या बस में कर लिया तो आपकी सारी चीजें जो डिरेल हो रही थी वो ऑन ट्रैक आ जाएंगी? देखो, ये आपका प्रश्न शायद बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा काम आने वाला है लोगों के लिए। एस्ट्रोलॉजी में सारे ग्रह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 2 या 3 शुभ ग्रह हैं हमारी कुंडली में, जैसे गुरु, शुक्र और बुध। ठीक है। ये और गुरु अगर जिसकी कुंडली में थोड़ा सा भी अगर स्ट्रांग होता है ना, तो वो आपको कई रूप में सहायता करता है। वो लर्निंग के रूप में, पैसों के रूप में, और आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस का काम गुरु करता है। तो अगर कुंडली में गुरु वीक है तो उसको थोड़ा ठीक किया जा सकता है, वो भी स्मॉल उपायों के साथ साथ। अच्छा, गुरु को दुरुस्त करने के लिए क्या उपाय? गुरु के दुरुस्त करने के लिए सबसे सिंपल उपाय तो यही है, अगर आपके लाइफ में जिसको भी आपने गुरु बनाया, तो सबसे पहले उसको श्रद्धा से, उसकी मतलब एक तरीके से उसको श्रद्धा से उसका आदर करें, उसकी पूजा करें, पहला। और दूसरा, गुरु का संबंध है आपके लॉर्ड विष्णु से, तो विष्णु की उपासना करें। विष्णु की उपासना करने से गुरु मतलब आपकी कुंडली में प्रबल होना शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो जन्मांतर पे आधारित है, वो एक जन्म का खेल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये शायद लोग बताना भूल जाते हैं कि लोग, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं है, इसमें जन्मों जन्मांतर के कर्म छुपे हैं आप ही के चार्ट में। और वो जो आप उसको डिकोडिंग करने का काम जो है वो एस्ट्रोलॉजर करता है। मतलब चार्ट को डिकोड करता है, वो कर्म बता रहा है आपके। और कर्म ऐसा नहीं है कि सबके सामने बता रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जनरली एक के साथ 2-3 लोग आते हैं, मैं पहले खुद कोशिश करता हूँ कि यार तुम पहले अकेले में मुझे बताओ। वो बहुत सारी कुछ ऐसे सीक्रेट पे भी बात करते हैं लोग, जो शायद किसी और के साथ वो डिस्कस ही नहीं करना चाहते। पर अगर उसी ने आपको सीक्रेट बता दिए तो फिर मजा क्या है? सीक्रेट तो आपको बतानी चाहिए ना उसके। नहीं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया था और उसको, उसकी कुंडली में 8th हाउस जो कुंडली में सीक्रेट चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। उसको मैंने देख लिया, और जब मैंने 8th हाउस पे, जब मुझे लगा कि कुछ सीक्रेट होगा शायद, और ये मुझसे वो खुद बोलेगा, तो मैंने उस बात को मन में रखा। और जब अचानक से उसने मेरे को वही सीक्रेट सामने खुद बताया ना, तो मुझे, जैसे कि मैंने देखा कि ये तो मेरे को खुद से शौक से लग रहा था, वो उसने आज तक किसी से रिवील नहीं किया था, लेकिन वो ऐसा सीक्रेट था, वो किसी के सामने उससे नहीं बता सकता। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसी ही है कि मतलब आप ही की लाइफ के कुछ ऐसे किस्से आप ही के चार्ट में छुपे हैं, उसको विजिबल करने का काम एस्ट्रोलॉजी करती है। ठीक है ललित जी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी के भी जीवन में पैसा है जी। पैसा सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो हमारे जीवन में है जी। पैसे को लेके आपकी स्टडी क्या कहती है? किन लोगों के पास पैसा नहीं आता है? जैसे कि मैंने बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ अरिष्ट योग हैं और कुछ प्रोस्पेरिटी और राजयोग हैं। तो सबसे पहला कि जैसे सेकंड हाउस जो होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, जो वेल्थ का हाउस है, और 11th हाउस है जो गेन का हाउस है, और इसके बीच में एक और हाउस है जिसे 12th हाउस बोलते हैं, वो एक्सपेंडिचर का हाउस है। यदि आपके होरोस्कोप में अगर 2nd और 11th स्ट्रांग होंगे तो आपके पास वेल्थ होगी, अच्छा पैसा आएगा। लेकिन अगर 12th हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो गया, वो बली हो गया, तो आपके पैसे को एक्सपेंडिचर में कर देगा, मतलब पैसा आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, ये साइकिलिंग चलती ही रह जाएगी। तो मतलब 12th हाउस एक्टिव, मतलब स्ट्रांग होना कुंडली में, तो आपके पैसे की साइकिल घुमा देगा वो। ठीक है, माना मेरा 12th हाउस स्ट्रांग है और 2nd और 11th कमजोर है, ललित जी इसमें क्या कर देंगे कि ठीक हो जाएगी चीजें? देखो, मैंने बताया मैं कर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक हम तो इसीलिए आपके पास आएंगे ना फिर। नहीं, आपको आना है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले आपको अपने हॉरोस्कोप के पैटर्न को समझने आना है मेरे पास। क्योंकि अभी तक होता क्या है कि लोग है ना एस्ट्रोलॉजी को जादू समझ लेते हैं, तो ये तो जादूगर है, कोई छड़ी घुमाएंगे और आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। एस्ट्रोलॉजी इज प्रॉपर वैदिक साइंस है,
और आपकी लाइफ के पैटर्न को पकड़ने के लिए वो बहुत इससे अच्छा टूल कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपके लाइफ में जैसे मान लिया मैंने कि कुछ अरिस्ट टाइम चल रहा है और मुझे लग रहा है कि आपका पैसा लॉस होगा, तो आपके सेविंग्स की स्ट्रेटजी को बदल सकता हूं मैं। मतलब मैं बता रहा हूं कि मतलब अभी आप अगर आप किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रुक जाओ, अभी नहीं करना है। आपका बेटर टाइम आएगा जब, जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर का 10th हाउस में आना, ये बेटर टाइम है, आप उस समय इन्वेस्ट करो। तो ये जो चीज है वो एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, ये शायद और कोई विद्या नहीं है, एस्ट्रोलॉजर इसमें पूरी हेल्प कर देगा। लेकिन कई लोगों पे हमने जब पैसे की बात करते हैं तो कर्जा बहुत होता है, तो किसी पे कर्जा चढ़ना क्या उसके प्रारब्ध की निशानी है कि पिछला बोझा वो कैरी ऑन कर रहा है, या फिर इस जन्म की कुछ बातें हैं जो वो नहीं समझ पा रहा है? इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। जैसे मैंने काफी लोगों को देखा, जब शुक्र में शनि की दशा या फिर शनि में शुक्र की दशा होती है, बहुत सारे लोगों को देखा, शायद मेरे पास तो काउंटिंग ही नहीं है, इतने सारे लोगों को देखा। वो मेरे पास आके ये बोलते हैं कि मैंने किसी के कारण, किसी के कहने पर मैंने करोड़ों रुपए उधार ले लिए और अब मैं उसको चुका ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये आपके पास्ट लाइफ के उस कर्म को दिखाने आती है शुक्र में शनि की दशा, जो आपके पास्ट लाइफ में किया हुआ है, और इस लाइफ में सिर्फ वो आपको रियलाइजेशन कराने आती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे गारंटी के साथ कुछ पूछूं कि अगर किसी की किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा है और उसको करोड़पति बनना है, तो आप कैसे बना देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की किस्मत में, देखो किस्मत, देखो आपका जो हॉरोस्कोप है, किसी की किस्मत के सारे ग्रह खराब हैं जी, कुंडली के ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी, करोड़पति बनना है जी, कैसे बनेगा और कितने दिन में अगर वो आपके पास आता है और आपकी हर कही हुई बात को मानता है? मुझे टाइम फ्रेम चाहिए। तो मैं उपाय बताऊं या फिर मैं पहले योग बताऊं? दोनों चीजें बताइए और टाइम के साथ। सबसे पहले कि शुभ ग्रहों की दशा में किया हुआ कर्म बहुत ज्यादा जल्दी फल देता है। अगर ये लोगों को नहीं पता है वैसे शुभ और अशुभ क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी से पता लग जाता है चार्ट देख कर के इसकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट है जो उसको सपोर्ट करेगा। और उस समय अगर यदि आप कुछ भी ऐसा मतलब रिलीजियस या कुछ धार्मिक काम करते हैं तो वो आपको सपोर्ट करेगा। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक महात्मा के साथ बैठा था, जैसे संत थे, तो उनसे मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी और मतलब आपके स्पिरिचुअल तरीके से भी करने से लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। ये संत की हुई बात है, मैं उसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उन्होंने बोला मुझे कि यदि कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ निष्काम भाव से यदि रुद्राभिषेक करता है, मतलब भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है और लगातार करता ही चला जाता है निष्काम भाव से, आप यकीन मानना, मैं नहीं मानता कि उसको किसी पैसों की कमी होगी और वो कहीं ना कहीं आगे जाके मतलब इतना धनी तो हो ही जाएगा, वो करता ही रहेगा। रुद्राभिषेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। ठीक है, तो पैसे की बात हम जब कर रहे हैं, पैसा आना और नहीं टिकना वो भी आपने समझाया कि भाई आपके दो ग्रह अगर कमजोर होते हैं, बीच वाला स्ट्रांग हो जाता है तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन पैसों से ज्यादा कई बार रिश्ते आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ा डेंट मारते हैं। जी, शादियां नहीं टिक रही लोगों की आजकल, और 40-40 साल बीतने के बाद भी लोग डिवोर्स ले लेते हैं। जी, शादियां कैसे टिक जाएं? देखो इसके पीछे भी एक प्लानिटरी मतलब पैटर्न आपकी कुंडली में छुपा होता है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ वो अपने आप को ही दोषी मानते हैं कि यार जैसे कि मैंने किसी पार्टनर को पसंद कर रहा था, शायद मेरी ही गलती होगी। ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ का एक पैटर्न होता है जो हॉरोस्कोप में दिखता है। अच्छा, हाँ, एक पैटर्न है और उस पैटर्न को पकड़ने का काम एस्ट्रोलॉजर करता है। वो पूरा बताएगा आपको कि कैसे ये जो पैटर्न आपकी लाइफ में बन रहा है और कैसे उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। ये भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में बिल्कुल दिखता है, विजिबल होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि प्रेम का जो हाउस है वो 5th हाउस है और 7th हाउस है वो आपकी पार्टनरशिप का भी है, मैरिज का है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनता है तो लव मैरिज के कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। जैसे कि जब केतु का संबंध आपके 7th हाउस से आता है, केतु क्या करता है, पास्ट लाइफ में आपने कोई रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट किया होगा, वो इस लाइफ में आके कुछ टाइम तक रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगी और वो ब्रेक करके फिर चला जाएगा। और लोग उस रिलेशनशिप का जब ब्रेक आता है ना, उस समय बहुत टूटते हैं, लेकिन वो पैटर्न को नहीं समझ पाते कि वो लाइफ का पैटर्न था, आपको लर्निंग कराने आया था, आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एक है प्लैनेट राहु। राहु हमेशा इल्यूजन देते हैं। तो जब भी शुक्र के साथ में राहु होगा तो आपकी लाइफ में ऐसे पार्टनरशिप बहुत होंगी जहां इल्यूजन होंगे, आप कुछ और ही समझ रहे होंगे और रियलिटी कुछ और ही होगी। और संसार वो कुछ ऐसा करके जाते हैं, मतलब राहु ऐसा कुछ करके जाएंगे जो समाज के दृष्टिकोण से अलग होगा, कुछ ऐसा
कुछ ऐसी मैरिज जो समाज के दृष्टिकोण से अलग हो सकती है। तो ये प्लानिटरी पैटर्न होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है लोगों को। और यदि अगर वो मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं तो मैं पैटर्न को समझने में उनकी लाइफ में काफी अच्छा काम कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये माना जाए कि फिर किसी भी शादी के लिए कुंडलियों का मिलान बहुत जरूरी है, पैटर्न नहीं से समझेंगे ना आप? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें मिलान बहुत जरूरी है, लेकिन इस मिलान पे मैं आगे अभी और चर्चाओं में आपको बताऊंगा मिलान कितना जरूरी है और कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। जी, तो कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है, और किसी भी शादी से पहले कुंडलियों का मिलान क्या सिर्फ गुण मिलान है या हमें बाकी चीजों को भी ध्यान से समझना होगा? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, गुण मिलान जो है वो शायद 90 में से 10% ही है, सिर्फ 10%। अब जो बाकी का 90% बचा है वो है आपकी कुंडली के मेन कोर प्रिंसिपल, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैरिज के लिए सप्तम भाव जो है वो देखना बहुत जरूरी है, सप्तम भाव कितना स्ट्रांग है और सप्तम भाव का स्वामी जिसे सप्तमेश बोलते हैं वो कितना स्ट्रांग है। एक जैसे फीमेल की हॉरोस्कोप में जुपिटर होता है मेल का कारक, मतलब उसके हस्बैंड का कारक फीमेल की हॉरोस्कोप में, और मेल की हॉरोस्कोप में शुक्र जो होता है वो होता है फीमेल का सिग्निफिकेंट, मतलब उसकी पत्नी का कारक। अगर दोनों की हॉरोस्कोप में ये दोनों एफ्लिक्टेड हो जाएं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है प्लैनेट सूर्य के पास जाने से अस्त हो जाता है, और मैंने बहुत सारी हॉरोस्कोप में देखा है जैसे ही शुक्र अस्त होता है उनके मैरिज में, उनके रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस देखे हैं। तो ये एक बड़ा प्रिंसिपल है शुक्र का अस्त होना। दूसरा प्रिंसिपल है शुक्र का नीच का होना। ये लोग भूल जाते हैं कि शुक्र नीच का है तो उसका मतलब कोई पैरामीटर आपका रिलेटेड टू योर मैरिज कोई चैलेंज है। और तीसरा प्रिंसिपल है लोग 36 के 36 गुण भी अगर मिल रहे हो और ये पैरामीटर खराब हो तो मैं चैलेंज करके बोलता हूं यहां पर कि उनकी मैरिज लाइफ आप देख लेना, अगर 36 के 36 भी गुण मिल रहे होंगे उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी। हाँ, और तीसरा जो प्रिंसिपल ये था कि नवमांश चार्ट देखना बहुत जरूरी है, जो लोग नहीं देखते। तो जैसे कि नवमांश चार्ट होता है मैरिज की और ज्यादा डेप्थ को देखने के लिए, वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई गलत शादी में फंस गया है, अब गलत आदमी से शादी हो गई, औरत से शादी हो गई, आपके पास कौन सा उपाय है कि उनकी शादी को दुरुस्त कर देते? देखो, जनरली मैंने ऐसे देखा है कि अगर कोई बैड दशा चल रही है तो सबसे पहले मैं विदाउट दशा है क्या पहले ये समझ लेते हैं कि जब आपका कोई भी लाइफ का जो पैटर्न चलता है तो एक पूरा जो हमारा क्लॉक सिस्टम है प्लैनेटरी का, प्लैनेट क्लॉक सिस्टम जो जैसे रन करता है वो जो घड़ी है वही आपका मतलब लाइफ में नई नई चीजें लेकर आती है या फिर आपकी लाइफ में नई दिशाएं लेकर आती है, वो दशा है। मतलब सरल भाषा में अगर हम बात करें प्लैनेटरी क्लॉक जो है वो है आपकी दशा, तो वो बताती है आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है। यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी दशाएं चल रही हैं जो इस समय डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लैनेट की दशा देखी जो इस समय कोर्ट केसेस से रिलेटेड है, तो इसका मतलब अगर इस दशा में अगर आप कोर्ट केस में जाकर डिस्प्यूट या फिर मतलब डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं तो वो योग है आपकी कुंडली में, तो यानी वो डिस्प्यूट होगा, उस मैरिज को नहीं रोक सकते आप। लेकिन ये योग दोनों की हॉरोस्कोप में होना चाहिए। अगर दोनों की हॉरोस्कोप में है तो इसका मतलब डाइवर्स होगा। यदि एक की हॉरोस्कोप में भी कहीं कोई ब्लेसिंग है तो उसकी मैरिज को बचाया जा सकता है। ठीक है, उसकी मैरिज को बचाया जा सकता है। और इसमें एक और सोने में सुहागे का काम करते हैं जो फिर से मैं कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजर भूल जाते हैं, जुपिटर का एस्पेक्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग देते हैं, और जिसकी भी कुंडली में जुपिटर का एस्पेक्ट इस 7th हाउस पे या फिर मैरिज के हाउस, मैरिज के और मतलब मैरिज के सिग्निफिकेटर पे पड़ता है, वो मैरिज लाइफ को हमेशा बचाने का काम करते हैं। और बड़ी बड़ी मैरिज जो माइनर मतलब थोड़े बहुत डिस्प्यूट के कारण खराब हो रही थी वो अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि शादी से पहले बेटर होता है कि आप कुंडली मिला ले, लेकिन हमें किसी से शादी करनी ही है, तब क्या करें और कुंडली मैच नहीं हो रही है? देखो, मैंने पहले बताया कि 36 के 36 गुण भी मिल रहे होंगे, और यदि किसी कुंडली में 18 गुण भी मिल रहे होंगे, उनकी मैरिज 30 साल हो गए, मतलब ज्यादा साल हो गए, फिर भी मैरिज अच्छी चल रही है। तो गुण को तो सबसे पहले साइड में रखें, लेकिन हॉरोस्कोप को नेचुरली तरीके से मिलाने की कोशिश करें। अगर हॉरोस्कोप काफी ज्यादा मतलब नेचुरल तरीके से मैच कर रही है तो फिर उसको मैरिज को हम आगे मतलब प्रपोजल को उस पर आगे बढ़ना चाहिए, मैरिज करनी चाहिए। और अगर नहीं मिल रही है और शादी हमें उसी से करनी है, फिर उपाय? इसका उपाय ये है कि
अगर ऐसा मेरे पास कुछ केसेस आए हैं कि मतलब मेरी हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रही, तो इसमें एक चीज मैंने देखी जो कॉमन है, यदि दोनों की दशाओं का पैटर्न आपने समझ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूजर्स मुझे या जो आपके यूजर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, अगर दोनों की दशाओं का पैटर्न आपने देख लिया जो मिल रहा है आपस में, तो मैरिज कर सकते हैं। वो कैसे देखना है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो किसी के खराब प्लैनेट की दशा चल रही है और वो मुझे लग रहा है कि मतलब डिस्प्यूट करा सकता है, और सेम टाइम पे मतलब अनदर पार्टनर का बस सेम ही सिचुएशन चल रही है, तो ये जो होता है ना, जैसे दो गाड़ी के खराब पहिए एक साथ मिलने से गाड़ी लगातार तेजी से चलती है, ये वो काम कर जाते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि दोनों का दशा पैटर्न क्या कहता है आगे का। तो ऐसे में काफी मैरिज, अगर योग नहीं मिल रहे, गुण नहीं मिल रहे और दशा पैटर्न मैच कर रहा है, तो मैरिज कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं। ये तो उन लोगों की कहानी है जिनकी शादियां बिगड़ी हुई थी जी, किसी की शादी नहीं हो रही है जी, रिश्ता आया, बात बनी, फिर टूट गया, फिर आया, फिर बना, फिर टूट गया। किन लोगों की शादियां नहीं हो पाती है? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बात करूंगा कि ये जिन लोगों की भी शादी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले वो उसमें अपने आप की गलती ना मतलब सोचते हुए, क्योंकि कुंडली में मैंने बताया कि कुछ पैटर्न छुपे हैं, वो आप ही की लाइफ की कोई स्टोरी है जो आपकी कुंडली में दिखती होगी। जैसे कि मैंने देखा कि जब भी कुंडली में जो मैरिज का हाउस है, 7वां घर, वहां पर शनि बैठता है, तो शनि हमेशा चीजों को थोड़ा सा स्लो करता है, तो मैरिज हो सकता है थोड़ा डिले मैरिज हो। और अब जब यदि शुभ ग्रह बैठते हैं तो मैरिज थोड़ी अर्ली होती है। जिन लोगों की भी मैरिज नहीं हो रही, तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैरिज होगी नहीं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि अभी प्लैनेट जो ग्रह हैं उन्होंने यस नहीं कहा है। तो टाइमिंग का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे होता क्या है कि एक सही टाइम पे और सही डिसीजन लेने से आपका टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। मतलब प्लैनेट का यस करना बहुत जरूरी है, वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन आप प्लैनेट से समय से पहले या समय पे यस करवा सकते हैं? कोई उपाय है? समय से पहले तो यस नहीं कराया जा सकता, लेकिन राइट टाइम में कौन सा प्लैनेट आपको सपोर्ट करेगा ये बताया जा सकता है। तो उस टाइम में यदि आप एफर्ट करते हैं मैरिज के लिए, तो उसमें काम जल्दी होते हैं और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो शादी तक का सफर हमने तय किया, लेकिन कई लोगों की जिंदगी में संतान सुख नहीं आता है। शादी के कई साल बीत जाते हैं, लेकिन कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। कौन लोग कंसीव नहीं कर पाते? इसके लिए शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मतलब काफी ऑब्जर्वेशन देखा मैंने, जैसे कि राहु का 5th हाउस में होना, ये एक सर्प श्राप होता है। साथ साथ में गुरु जो होता है वो संतान का सिग्निफिकेटर होता है। अच्छा। गुरु एफ्लेक्टेड होता है तो उनको भी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे ही मतलब 5th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड और जुपिटर, ये तीनों चीजें बिगड़ेंगी तो संतान से संबंधित बाधाएं आएंगी ही आएंगी। तो सम टाइम में मैंने देखा यदि तीनों चीजें बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होती हैं, तब मैं उनको आईवीएफ का सहारा लेने के लिए बोलता हूँ कि क्योंकि ये होगा ही नहीं, उसमें लोगों का टाइम भी बचता है और सही टाइम पे संतान का सुख भी प्राप्त होता है। यदि कोई स्कोप दिखता है हॉरोस्कोप में कि मतलब ये किसी भी तरीके से मैनेज होके कुछ यज्ञ करके, अनुष्ठान करके, रेमेडी करके आपको संतान प्राप्त हो सकती है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी भी है और सरल तरीके से हो सकता है। क्योंकि आईवीएफ जैसी चीजें सुनने में आसान है, लेकिन पेनफुल है, काफी बहुत पेनफुल है। और सक्सेस ना हो तो और पेनफुल है और फिर कॉस्टली भी है। रेमेडी का जिक्र आप कर रहे थे, संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए कौन सी रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं? संतान प्राप्ति के लिए क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में एक संतान गोपाल मंत्र है और ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है। यदि आप संतान गोपाल मंत्र का डेली, जो फीमेल्स को मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप डेली पाठ करते हैं तो खराब समय भी एकदम से सही होने लगता है और आपको संतान का सुख जल्दी ही प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन यही संतान कई बार जब बड़ी हो जाती है तो आपके बस में नहीं रहती है जी। कौन से बच्चे होते हैं ऐसे जो एक समय पे आके माँ बाप से विमुख होने लगते हैं या फिर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं? ये बढ़ती हुई दूरियां कैसे कम कर सकते हैं? रेमेडी कोई आपके ध्यान में आ रही है? रेमेडी से पहले एक योग बताता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक पढ़ा था, रेवती नक्षत्र के 4थे चरण में जिन बच्चों का जन्म होता है वो अपने कुल का धन भी नाश करते हैं और अपने कुल की समृद्धि को नीचे ले आते हैं। मतलब नीचे, रेवती नक्षत्र का 4था चरण। तो एक ऋषि थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा जो पुत्र है वो इस रेवती नक्षत्र के 4थे चरण में हुआ है और उसने पूरे कुल का नाश कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, उस नक्षत्र को श्राप देके पृथ्वी पर ले आए और
फिर से किसी अपनी बेटी की आराधना पे फिर से वो नक्षत्र को वापस उस नक्षत्र पे गया। तो सबसे पहले नक्षत्रों की शांति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। जो भी वैदिक रेमेडी होती है उससे आप नक्षत्र की शांति करें। तो ओके। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जैसे गंडमूल नक्षत्र, 6 हाँ। नक्षत्र ऐसे होते हैं, उनको प्रॉपर शांति करके ही मतलब लोगों की लाइफ में थोड़े से मैंने सुधार देखे हैं, है ना। तो जनरली ऐसे लोग आगे जाके कुछ एग्रेशन होती है उनके अंदर, वो परिवार में अपने बड़ों की बात नहीं मानते या फिर कहीं ना कहीं अपने परिवार को परेशान करते हैं। रेमेडी क्या कर सकते हैं हम घर में बच्चों के लिए कैसे? बच्चों के लिए जो बच्चे विमुख हो रहे हैं, माता पिता से बात नहीं सुनते हैं। सिंपल रेमेडी मैंने देखा कि 2 अपने देवी देवता हैं जो हैं, उसकी सरल रेमेडी तो मैंने देखा सरल रेमेडी है भगवान शिव की। अच्छा। तो आप शिव के जैसे रुद्रा जैसे कि शिव का पंचाक्षर मंत्र होता है, वो आप शिव की जितनी भी स्तुति है ना, वो आपके घर परिवार में काफी ज्यादा बैलेंस रखती है आपकी लाइफ को। दूसरा है जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम, जो मैं अपने काफी सारे पॉडकास्ट में मैंने बोला कि जो भी जिस घर में भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, उनके घर में बहुत सारी जो दुविधाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो काफी ज्यादा मतलब अपने आप में रिड्यूस होना शुरू हो जाती है जिस घर में भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करते हैं। जैसे आपने बोला कि भाई कुछ मूल में पैदा है जो जिन बच्चों पे किसी तरह की विशेष पूजा अर्चना करनी है, तो वो आपसे कंसल्टेंसी लेके ये पूजा अर्चना करवा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर कुछ कर्मकांड का ऐसा कुछ मतलब नहीं किया है, तो बेसिकली अभी हमारे पास यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही सर्विस है, तो हम बता सकते हैं। और पूजा के लिए तो आप जनरली वो जो लोग जहाँ भी रहते हैं वो वहाँ भी करा सकते हैं, किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण से करा सकते हैं। ललित जी का नंबर मैंने कमेंट पे पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी वहां से भी मिल सकता है। लेकिन ललित जी मैं ये समझना चाह रहा था, बच्चों की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, पढ़ते ही नहीं है। कौन से बच्चे होते हैं जिनको किताबों से ज्यादा मोहब्बत होती नहीं है? एक लाइन मैंने सुनी थी कि मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे कि लोग खेल को ऐसे बोलते थे कि खेलो मत, पहले पढ़ाई करो। और आजकल के टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि भाई खेल ही आके आपके जाके प्रोफेशन बन जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ हाउस ऐसे हैं जो आपकी हॉबी से रिलेटेड आपका करियर बना देंगे। जैसे एक बड़ा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक बार संजय दत्त की हॉरोस्कोप देख रहा था मैं, तो संजय दत्त की क्या था कि जैसे लाइक हॉबी ही करियर बन गई। उनकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए, सब लोग जानते हैं, लेकिन हॉबी करियर बन गई। तो ऐसे ही कभी कभी हम ज्यादा पढ़ाई की तरफ ना ध्यान देते हैं, बच्चों की हॉबी की तरफ ध्यान देना है। तो 3 चीजें मैंने जो एस्ट्रोलॉजी में देखी कि सबसे पहले ये देख लो कि बच्चे की हॉबी जो जनरली बचपन से लेकर अब तक क्या है। अगर बच्चा टेक्निकल चीजों से खेल रहा है तो हो सकता है आगे जाके इंजीनियर बन जाएगा, या फिर बच्चा सॉफ्टवेयर से खेल रहा है तो इसकी जो स्किल्स हैं वो सॉफ्ट हैं, तो इंजीनियर नहीं बनेगा, लाइक एक आर्ट या फिर आर्टिस्टिक फील्ड से में जा सकता है। अब आती है पढ़ाई की बात, तो यहाँ एक रेमेडी है कि जैसे काफी सारे क्लासिकलों में बार बार मैं देख रहा था कि अगर बच्चा पूर्वाभिमुख होकर मतलब ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ पढ़ेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। हाँ, ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ पढ़ेगा। लेकिन अगर वो उल्टा अगर मतलब साउथ की डायरेक्शन की तरफ मुंह कर रहा है तो कहीं ना कहीं या तो वो इरिटेट होगा या बार बार अपनी किताबों को बंद करके सो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में फेस करके पढ़ रहा है पहला, और मतलब उसके आसपास में टेबल पे मतलब क्या क्या चीजें रखी हैं। अब मान लो टेबल ही उसने बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर मतलब क्लटर कर रखा है, सिंपल नहीं रख रखा, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में वो डिस्टर्बेंस आएगा। तो उसकी टेबल पे हम क्या रख दें जिससे कि डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए? टेबल पे सबसे पहले तो भाई मैं कहूँगा कि माँ सरस्वती की छोटी या कोई भी पिक्चर लगा के रखें, क्योंकि माँ सरस्वती जो है वो एक तरीके से आपका एजुकेशन को और आपकी बुद्धि को हमेशा एक सिद्ध भावना से सिद्ध करती हैं और आपको सपोर्ट करती हैं एजुकेशन के लिए। तो माँ सरस्वती की फोटो आप जरूर रखें और पूर्वाभिमुख होके यानी ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ होके पढ़ें। आप खुद ही बताएंगे आप लोग कि मतलब कितना फर्क पड़ रहा है आपके बच्चों का। लेकिन बच्चों के ना मैंने देखा ललित जी करियर चूज करते वक्त बहुत दिक्कत आती है। आफ्टर 12 तो बहुत बड़ा डायलेमा होता है उनके बीच में कि क्या करें क्या ना करें। तब हमें क्या करना चाहिए? भी हाल ही 12th और 10th के रिजल्ट भी आए, उसके बाद कई स्टूडेंट्स हैं जो इस पशुपेश में हैं कि भाई हमें क्या चूज करना है। आपका क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे लोग जो आपका इस समय पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी बात बोलता हूँ, जैसे कि मैंने आजकल के टाइम में देखा कि बच्चे जैसे ही 10th में आते हैं और 10th के बाद में ही माँ बाप डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना इसको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में डाल के अभी से ही इसको कोचिंग देना शुरू कर देंगे। और
पहली बात तो बच्चे की हॉरोस्कोप में क्या लिखा है कि वो इंजीनियर बनेगा, क्या लिखा है वो डॉक्टर बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हॉरोस्कोप में ही पता लग जाता है कि बच्चा आगे क्या बनेगा। तो ये हॉरोस्कोप से काफी, मैं कह रहा हूँ 95% क्लियर हो जाएगा कि हॉरोस्कोप में बच्चा क्या बनने जा रहा है। अच्छा। हाँ, क्या बनेगा। तो यदि अगर आपका बच्चा 10th या 11th में आता है तो आपको उस समय एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करना है और पूछना है कि हमारे बच्चे की हॉरोस्कोप में क्या है, क्योंकि ये काम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, ये काम कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, ये काम बहुत बड़ा काम एस्ट्रोलॉजर कर देगा कि आपको, और इसमें इतनी बड़ी हेल्प आपकी कर देगा कि आपका बच्चा टेक्निकल एजुकेशन लेगा या नॉन टेक्निकल लेगा और किस फील्ड में से जाना चाहिए। तो इसमें अब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य, चंद्र और लगन, ये 3 चीजें, जिन लोगों को थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है वो शायद समझ जाएंगे, और नहीं भी आती है तो सिंपल ही है। तीनों चीजों से हमें देखना है कि कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में स्ट्रांग है और आपके कर्म भाव को एक्टिवेट कर रहा है। अच्छा। हाँ, और अगर तीनों में से अगर कोई एक प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है ना और वो रिपीटिशन हो रही है तो आपको प्रोफेशन वही चुनना चाहिए। मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे कि कुंडली में जो सूर्य है वो गवर्नमेंट जॉब, अथॉरिटी वाली जॉब को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य 10वें घर में है तो वो लोग, उनको गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी वाली जॉब की तरफ जाना चाहिए। और अगर यदि जुपिटर है तो फाइनेंस की तरफ, MBA की तरफ यह जाना चाहिए। राहु है तो टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। शनि है तो किसी कंस्ट्रक्शन के वर्क की तरफ जाएं, जहाँ मेहनत ज्यादा चाहिए या फिर टीम वर्क काम करना है तो उस तरफ चले जाएं। और शुक्र है तो ये आर्टिस्टिक हॉबी या फिर आर्टिस्टिक प्रोफेशन की तरफ जाता है। सिंपल सा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 95 या 90 के आसपास में मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि आपका बच्चा क्या बन सकता है, और ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो जब भी अगर कुछ ऐसा वो एजुकेशन चुनने जा रहे हैं या फिर ऐसा कोई कोर्स कराने जा रहे हैं तो पहले हॉरोस्कोप को जरूर दिखा लें बच्चों की, वो काम आएगी उनके। ठीक है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि भाई हमारा बच्चा विदेश जाए जी, और कुछ पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि हम विदेश जाएं। विदेश जाने के कौन से योग हैं जिससे हम पता चला सकते हैं कि भाई हाँ, आप 7 समंदर पार कुछ लिखा है आपके लिए? देखो, कनाडा जाना या फिर लंदन जाना, अमेरिका जाना, सबका मन होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें देखना सबका मन होता है कि कहीं ना कहीं कि भाई हमारा बच्चा भी विदेश जाए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कुछ योग होते हैं ऐसे जो अब्रॉड सेटलमेंट के होते हैं। अच्छा। और कुछ योग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको ट्रैवलिंग के लिए आना जाना करा देंगे आपका। तो हमें सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में कुछ योग ऐसे दिखते हैं जो बिल्कुल दिखता है कि आपका बच्चा बाहर जाके सेटल्ड हो जाएगा, और कुछ योग ऐसे हो सकते हैं बस वो ट्रैवलिंग करके आसपास आ जाएगा। तो मैं 2-3 योग के नाम आपको बता देता हूँ जो आप थोड़ा सा, जैसे कि राहु का संबंध जब 12th हाउस से बनता है तो ये डायरेक्टली एक संबंध बनता है कि आपका संबंध विदेश से है। और जो 9th हाउस होता है वो लंबी यात्राओं का है। 9th हाउस और राहु का संबंध आपको विदेश से कनेक्शन बनाता ही है। अच्छा। हाँ, 9th हाउस और राहु का संबंध आपको विदेश से जोड़ता ही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अगर किसी के हॉरोस्कोप में बनते हैं तो ऐसा बच्चा या फिर ऐसे बच्चों को विदेश में जाके या फिर विदेश जैसे मतलब जाकर सेटल्ड होना ही चाहिए। कुछ राशियां चर होती हैं, चर का मतलब है मूवेबल, एंड कुछ राशियां स्थिर होती हैं जिसको बोलते हैं फिक्स। और तीसरी जो डिवीजन है इनका वो होती है डुअल राशि, मतलब इसमें दोनों प्रकार की प्रकृति होती है। तो यदि आपके नवम भाव का स्वामी चर राशि में होगा तो ऐसा व्यक्ति विदेश आसानी से चला जाएगा। चर है ना, मूवेबल है। एंड यदि आपका नवम भाव का स्वामी स्थिर राशि में होगा तो आपका भाग्य स्वदेश में ही मतलब भाग्य उज्जवल होगा स्वदेश में। और यदि आपके नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव राशि यानी 3, 6, 9, 12 में होगा तो आपका विदेश आना जाना लगा रहेगा। हाँ, तो ये एक बड़ा ब्रॉड प्रिंसिपल है और लोगों की हॉरोस्कोप में मैंने देखा है। तो नवम भाव का संबंध राहु से, और अगर 12th हाउस आपका स्ट्रांग है और उसी की दशा शुरू हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी विदेश चला जाता है। लेकिन ये तो चीजें जनरलाइज है जी। अगर किसी को स्पेसिफिक जाना है तो आपके पास आना होगा, कुंडली दिखानी होगी। बिल्कुल, देखो आपको जो मैंने योग बता दिए, लेकिन वो योग एक्टिवेट कब होंगे, वो टाइम कब आएगा, उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। हर शख्स की अलग कुंडली। हाँ,
अलग प्रेडिक्शन, अलग ग्रह, अलग पैटर्न, अलग पैटर्न। हाँ, उसको समझना होगा। हम्म। उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। विदाउट कंसल्ट आप नहीं जान सकते कि आपका कब टाइम है, कब आपको अप्लाई करना है। जनरली लोग होता क्या है कि जैसे काफी लोग वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, कभी कभार वीजा और इन सब चीजों में पैसा खर्च होता है, फेल हो जाता है। तो एक करेक्ट टाइम पूछ लें एस्ट्रोलॉजर से कि भाई कौन सा करेक्ट टाइम है जिसमें हम अप्लाई करें और हमारा इजिली मतलब अप्रूव हो जाए। ठीक है ललित जी, मैंने कई बार देखा है कई लोगों को कि जिनके काम होते होते लास्ट पे पहुंचने पे खराब हो जाते हैं। जी, वो सांप सीढ़ी में 99 पे जो सांप होता है ना, वहां तक जाके उस सांप काट देता, फिर वो नीचे आ जाते हैं 6 पे। जी। तो कौन से लोग हैं जिनके 99.99% पे जाके काम खत्म हो जाते हैं? देखो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो देखो एस्ट्रोलॉजी में ना जैसे कि लोगों के साथ में मैंने देखा कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसे योग बनते हैं, जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं बाधा, है ना। तो बाधा है, तो एस्ट्रोलॉजी में एक हाउस होता है ऐसा जो आपको बाधा पहुंचाने का काम कर सकता है। तो जब भी आपका बाधा भाव के स्वामी का संबंध आपके कर्म भाव से आएगा या फिर स्पेसिफिक किसी ग्रह से आता है, तो उससे संबंधित बाधाएं आपकी लाइफ में रहेंगी ही रहेंगी। और उस बाधक का मतलब उस ग्रह से संबंधित उपाय भी है उसकी, और उस बाधा को आप शांत करना चाहते हैं तो वो आप ग्रहों से की शांति से, उनकी रेमेडी से शांत कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई उपाय हम कर सकते हैं घर पे कि ये उपाय करके हम कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो, अगर ये उपाय कर लें तो हमारे काम पूर्ण होने के बहुत ज्यादा आसार होंगे? हाँ, मैं इसके लिए एक बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैं अभी सोच रहा था कि जैसे कि एक टर्म है दिशाशूल। दिशाशूल क्या होता है कि जैसे कि ये कब यूज करना है, ये यात्रा के टाइम पे बहुत लोग यूज करते हैं। अच्छा। आपको किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है और मान लो उस समय जो दिशाशूल एक टर्म है कि हर जिस दिशा में आप जा रहे हैं, क्या हो सकता है कि वो दिशा आपके लिए उस समय उस दिन के लिए सही ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की बात करेंगे तो बृहस्पतिवार को साउथ की डायरेक्शन में जाने से आपको लॉस हो सकता है। तो अगर ऐसे टाइम में अगर आप दही खाकर जाते हैं तो वही डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल बन जाती है। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। तो दिशाशूल में किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और क्या रेमेडी करके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक सहायक हो सकता है और आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल हो सकता है, काम कर सकता है। लेकिन ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता है गुरुवार के दिन साउथ की दिशा में जाना आपके लिए ठीक ना हो, मेरे लिए ठीक हो, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है। क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ एक जैसी नहीं है। इतने करोड़ लोग हैं कि सबके लिए एक प्रिंसिपल होगा। लेकिन उसके लिए एक थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जिस दिन के लिए कोई आप बड़ा एक्शन ले रहे हैं तो एक बार कंसल्ट कर लें, तो उसमें ज्यादा बेटर मैं गाइड भी कर दूंगा। और उल्टा और ये इस तरह के कुछ नेगेटिव योग होंगे उसके लिए भी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। इसी से मुझे याद आया, जो हम चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कौवा हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौवे वाली प्रेडिक्शंस बताइए ना, एक कौवे वाले संकेत बताइए ना जो मेरे व्यूअर को जानने चाहिए। मैं जब यात्रा का पढ़ रहा था कुछ यात्रा के बारे में, तो यात्रा में ना बहुत सारे कुछ शकुन और अपशकुन बताए गए हैं। अच्छा। तो क्या शकुन है और क्या अपशकुन है उनके बारे में बता देता हूँ कि यात्रा में यदि आप जा रहे हैं घर से, तो उन्होंने बताया कि यदि दो चूहे आपस में लड़ रहे हो तो यानी आपके लिए वो यात्रा अशुभ संकेत दे रही है। अच्छा। या फिर दो पशु आपस में या कुत्ता या दो कुछ भी लड़ रहे हो तो ये एक अशुभ संकेत है। आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी मतलब जैसे होता है ना ऐसे पागल या फिर किसी जो दिमाग के लोग कमजोर होते हैं ऐसे लोग को देख लिया आपने तो यात्रा में थोड़ा अपशकुन हो सकता है। किसी नग्न व्यक्ति को देख लिया, बिल्कुल नंगा व्यक्ति आपने देख लिया यात्रा में, ये अपशकुन हो सकता है। तो ये अपशकुन है। अपशकुन, अब एक चीज और बताई उन्होंने कि यदि यात्रा में जाते हुए कौवा जो है आप ही की दिशा में, आपकी डायरेक्शन में आगे की तरफ भागता हुआ नजर आ जाए, उड़ता हुआ नजर आ जाए, तो कौवा उड़ता हुआ नजर आ रहा है यानी आपकी यात्रा शुभ होगी वो। और यदि उसी के अपोजिट कौवा वापस आप ही की तरफ आ रहा है तो ये यात्रा में आपको थोड़ा लॉस हो सकते हैं या फिर उस यात्रा से कोई लाभ नहीं होगा। और सबसे ज्यादा डेंजर जब हो जाता है जब कौवा जो है वो काएं काएं करता हुआ आपकी तरफ आता है। अच्छा। तो वो इसका मतलब इस यात्रा में आपको मतलब हो सकता है मानहानि, लड़ाई झगड़ा, ये सब सारी चीज हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा, और ये ऋषियों ने ना हमेशा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मतलब कल्चर, जो मौसम विज्ञान, जो आसपास का जो नेचर है ना, उससे वो प्रिडिक्ट करते थे। ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें तो आपने बता दी, लेकिन नौकरी भी दिलवा दीजिए जाते जाते, व्यूवर्स को नौकरी मिल जाए, इसके लिए क्या कुछ खास उपाय हम कर सकते हैं? हाँ, मैंने उपाय तो मैंने ये बिल्कुल ही अच्छा सोचा है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके व्यूअर्स को वो जरूर बताऊं। नौकरी का संबंध शनि से है, क्योंकि शनि ही नौकरी कराते हैं।
और बिजनेस का संबंध बुध ग्रह से है। यदि जिसके भी कुंडली में यदि 10वें भाव में स्ट्रांग मरकरी बैठेगा, बुध बैठेगा, तो वो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। यदि उसकी कुंडली में अगर शनि का संबंध उसके 10वें भाव से है, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। ये एक सरल प्रिंसिपल है। इसमें अगर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में देखने की मतलब नीड होती है, वो हॉरोस्कोप से देखकर बताया जा सकता है। ये तो मैंने सिर्फ ब्रॉड बता दिया। ठीक है। तो नौकरी कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा, ये सारी चीजें पता लग जाती हैं, इजीली पता लग जाती हैं हॉरोस्कोप से कि किसकी हॉरोस्कोप नौकरी की है और किसकी हॉरोस्कोप बिजनेस की है। ये आप हॉरोस्कोप से देखकर पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नौकरी के लिए इंटरव्यू देने से पहले कुछ खास उपाय हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नौकरी के लिए जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आप घर से निकलते समय आप दही या फिर मतलब शहद खा के निकलें। पहला ये इसका मैंने काफी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, ये काफी हेल्प करता है। अच्छा। ये तो खाने से संबंधित हो गया। और आप नौकरी करते जब भी जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाक का जो ऐसे करके स्वर देख लीजिए कि कौन सी नाक में से स्वर आ रहा है। ओके। इस दोनों नाक में से कोई एक नाक बंद होगी, एक चालू होगी। जो नाक चालू है वही कदम आप घर से निकलते हुए पहला कदम बाहर रख दीजिए। अच्छा। तो आप खुद बताना कि लाइफ में आपको एकदम से जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम सिद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है। नौकरी ही नहीं, सारे काम सिद्ध, सारे काम। अच्छा। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको स्वर देखना है। ये स्वर शास्त्र में बहुत अमेजिंग है और काम आता है लोगों को। एक और उपाय मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को नौकरी के लिए। काफी लोगों को मैं देखता हूँ कि जैसे एक बार जब नौकरी जाती है और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि लोग परेशान होते हैं कि बस मैं जॉबलेस हूँ। तो मैंने बताया कि नौकरी का संबंध शनि से है और मेरे ख्याल से संसार में यदि किसी सेवक को जानना हो तो हनुमान जी से बड़ा तो कोई सेवक हो ही नहीं सकता। सही बात है। तो यानी हमें सेवक के पास जाना पड़ेगा। और शनिवार के दिन यदि हम सेवक हनुमान जी के मंदिर में जाकर और हनुमान जी की आराधना करते हैं, और खास तौर से सूर्य अस्त के आसपास का समय, ये मैंने किसी एक महात्मा से ही सुना था, दोपहर में 4 बजे तक हनुमान जी राम जी की सेवा में व्यस्त रहते हैं और 4 बजे के बाद में अपने भक्तों की सुनते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यानी अगर हम 4 बजे के बाद में अगर हनुमान जी की मतलब सूर्यास्त के आसपास में 4 बजे के बाद अगर हनुमान जी के पास जाते हैं और अपनी व्यथा, अपना दर्द हनुमान जी को बताते हैं नौकरी से रिलेटेड, मैं मानता हूँ काफ़ी लोग अगर इतना करते हैं तो नौकरी का जो उनका इस समय जो डिस्टर्बेंस चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सरल हो जाएंगी और प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी हल होगा और उन्हें नौकरी भी मिलेगी। ठीक है। हनुमान जी तो कौन सी पीर है मोर गरीबी की, जो कहीं तुमसे जात न टारो। ठीक है। लेकिन आपने देखिए प्रेम विवाह भी करा दिया, शादी भी करा दी, तलाक भी बचा दिया, बच्चे भी करा दिए, नौकरी भी दिला दी, अब लगेगी बुरी नजर। जी, बुरी नजर से बचने का अचूक उपाय देखो, सबसे पहला कि जैसे कि बुरी नजर किन को लगती है और हॉरोस्कोप में किन को नहीं लगती। सबसे पहले ना हॉरोस्कोप में एक ऐसे पैरामीटर होते हैं जिससे पता लग जाता है कि यार इस व्यक्ति को नजर लगेगी ही नहीं। अच्छा। हाँ, हॉरोस्कोप में कुछ योग होते हैं, जैसे केंद्र में 3 शुभ ग्रह हमारे गुरु, शुक्र और बुध। यदि किसी के भी केंद्र में ये 3 ग्रह केंद्र में बैठेंगे, यानी हॉरोस्कोप के शुभ हाउस में बैठेंगे, उनको नजर नहीं लगेगी इतनी आसानी से, वो बच जाएंगे। और कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जैसे कि केतु का 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बैठना, और इनसे संबंधित दशाएं आती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय जो दशाएं आती है उस समय बचना चाहिए नजर दोष से। उनको एफ्लिक्ट हो सकते हैं, मतलब इस समय वो उनको नजर लग सकती है। ओके। लेकिन घर में कोई उपाय? घर में अगर ये तो मैंने बताया प्रॉब्लम्स, तो उपाय अगर करना है तो नजर दोष के लिए तो सिंपल में हनुमान जी की स्तुति करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें। अच्छा। हनुमान अष्टक के पाठ से वो काफी अपने ऑरा मंडल को बदल सकते हैं। और 11 बार हनुमान अष्टक का पाठ करें, 11 बार बहुत, और लगातार करेंगे तो उनको 40 दिन में ही समझ में आ जाएगा कि वो काफी पॉजिटिव हो चुके हैं और उनके अंदर की जो ऑरा थी वो बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। बहुत सारी बातें आज हो गई हैं, लेकिन एक उपाय मुझे ये भी जानना है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कौन सा उपाय हमको करना है ललित शर्मा दोबारा पॉडकास्ट में आ जाए? आप कॉल करेंगे, सिंपली मैं आ जाऊंगा, इतना नहीं है। और अगर मैं उपाय बताना चाह रहा हूँ तो मतलब मेरा तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले उपाय करने से पहले अपने आप को ही पहचान लें
वो शायद एस्ट्रोलॉजी से उसमें हेल्प हो जाती है ना, जो सबसे बड़ा उपाय है। लोग क्या करते हैं, उपाय के चक्कर में इतनी जगह जगह भागकर इतने सारे उपायों का उन्होंने एक पूरा आडंबर जो अपने आसपास भी इकट्ठा कर लिया है ना, वो ना करें। ठीक है। अपने आप को पहचाने, जो शायद अभी वो लोग वीक कर रहे हैं। मैं इसमें एक बड़ा एक रोल प्लैनेट है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ना कुंडली में, वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और जिनकी कुंडली में भी ये चंद्रमा वीक होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जल्दी एफ्लिक्टेड भी हो जाते हैं और बहुत से जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को पहचाने, और इसमें एस्ट्रोलॉजी बड़ी हेल्प करेगी। तो उपाय यही है, अपने आप को पहचाने, क्योंकि इतने सारे मंत्र, इतने सारे दान जब आप सुन रहे हैं यूट्यूब पे, मैं नहीं देना चाहता कुछ भी, बस मैं इतना चाहता हूँ आप लोग सबसे पहले अपने आप को पहचाने। किससे पहचाने? एस्ट्रोलॉजी से पहचाने, अपने आप को कंसल्ट करें और अपने आप को पहचान के अपनी चीजों को समझ लें। और क्या खुद को पहचानने में दिक्कत आ रही हो तो आपका नंबर मैंने दे दिया है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूँ, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि ललित शर्मा के साथ ही पहली मुलाकात और आखिरी मुलाकात नहीं होगी। कई बार ही मुलाकातों का सिलसिला चलेगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।